बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेटा के जो चैप्टर 8 है वेव्स उसके शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या डिफरेंस है वो बताना है। तो ये आपने 10th की फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, दोनों में वेव प्रोपिगेट हो रही होती है। सिर्फ इसके जो पार्टिकल की मोशन है एक में पैरेलल होगी और एक में परपेंडिकुलर होगी। तो जब हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात करते हैं तो वो वेव जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर किसके, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपिगेशन ऑफ वेव के। यानी कि अगर वेव यहाँ से इस डायरेक्शन में जनरेट हो रही है तो जो उसके पार्टिकल्स की मोशन है वो अप एंड डाउन परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, वेव अगर यूं जनरेट हो रही है तो जो पार्टिकल्स की मोशन है वो अप एंड डाउन होगी, तो इसको हम कहेंगे कि ये ट्रांसवर्स वेव्स है। एग्जाम्पल के तौर पर रेडियो वेव्स या लाइट वेव्स जो होती हैं वो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जाम्पल हैं। दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, तो ऐसी वेव्स जिनमें मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं पैरेलल, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव क्रिएट हो रही है, प्रोपिगेट हो रही है, उसी डायरेक्शन में उस मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। तो वो कौन सी पैरेलल हो गई डायरेक्शन, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है कि जब स्लिंकी की मदद से हम वेव क्रिएट करते हैं, यानी कि एक स्प्रिंग हो और उस स्प्रिंग को हम इस तरफ को पुश करें तो उसमें जो वेव जनरेट होगी, या मतलब लेफ्ट राइट उसको ऐसे मूव करवाएं तो स्लिंकी के अंदर या स्प्रिंग के अंदर जो वेव जनरेट होगी उन वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन द वेवलेंथ ऑफ कंप्रेशन वेव बी मेजर्ड। वेवलेंथ कंप्रेशन वेव की कैसे मेजर करते हैं। तो ऐसी वेव जिसमें कंप्रेशंस क्रिएट हो रहे होते हैं। कंप्रेशन होता क्या है, जहां पे जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान गैप कम हो। ठीक है, जहां पे जो लूप्स हैं वो क्लोज हो, जैसे ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के जो लूप्स हैं इनके दरमियान गैप कम है, लूप्स क्लोज हैं, तो इसको हम कंप्रेशन का नाम देते हैं। तो जो दो कंसेक्टिव कंप्रेशन होंगे इनके दरमियान जो लेंथ होगी उसको हम वेवलेंथ का नाम देंगे। दो कंप्रेशंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको वेवलेंथ का नाम देंगे। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि वेवलेंथ कंप्रेशन की मदद से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जो दो कंप्रेशन होंगे कंसेक्टिव कंप्रेशन, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको वेवलेंथ का नाम दिया जाता है। या दो रेयर फ्रैक्शन जो होते हैं कंसेक्टिव रेयर फ्रैक्शन, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको भी वेवलेंथ ही कहते हैं। तो यहां पर जस्ट कंप्रेशन का पूछा था, इस वजह से जस्ट कंप्रेशन के बारे में बताया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल इन ए लिक्विड। ट्रांसवर्स वेव लिक्विड में कैसे ट्रेवल करती है या क्यों ट्रेवल करती है। तो बेसिकली जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं उसको ट्रेवल करने के लिए इलास्टिक मीडियम की जरूरत होती है। उसको प्रोपेगेट होने के लिए इलास्टिक मीडियम की जरूरत होती है। ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं वो चेंज करती है अपनी शेप क्रस्ट से ट्रफ में और ट्रफ से क्रस्ट में। ठीक है, यानी कि पहले जो ओरिजिन से नीचे हिस्सा था उन पार्टिकल्स का वो फिर ऊपर चला जाता है। तो ऐसी उनके इसके लिए क्या चाहिए होता है, एक इलास्टिक मीडियम चाहिए होता है जो कि मीडियम में जब चेंज आए, यानी कि जो शेप चेंज हो, क्रस्ट से ट्रफ हो या ट्रफ से क्रस्ट हो, तो उसके लिए इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए होती है जो पार्टिकल्स को बैक लेकर जाती है ओरिजिनल पोजीशन में। ठीक है, इट इज ओनली पॉसिबल इन एन इलास्टिक मीडियम। ऐसा किस में पॉसिबल होता है, इलास्टिक मीडियम में। अब जो लिक्विड और गैस है वो इलास्टिक मीडियम नहीं है, तो इस वजह से जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो इसमें से पास नहीं हो सकती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स देन द गैसेस। जो साउंड है वो फास्टर ट्रेवल क्यों करता है सॉलिड्स में गैसेस की निस्बत। तो हमारे पास जो फार्मूला है स्पीड का, स्पीड ऑफ साउंड जो है, यहाँ पे साउंड की बात कर रहे हैं ना कि साउंड ट्रेवल क्यों करता है, तो स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला है वो v इक्वल टू
अंडर रूट ई ओवर रो है। रो क्या है? डेंसिटी है, और ई हमारे पास इलास्टिसिटी है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या शो कर रहा है कि जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है इलास्टिसिटी पे। मीडियम की जो इलास्टिसिटी होगी, सॉलिड्स जो होते हैं वो ज्यादा इलास्टिक होते हैं गैसेस की निस्बत। इस वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ट्रेवल करती है फास्टर सॉलिड्स में। यानी कि अगर इसको मैं आसान लफ्जों में समझाऊं तो जो सॉलिड होते हैं उनके दरमियान, उनके एटम्स के दरमियान जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो गैप होता है वो लिक्विड और गैसेस की निस्बत कम होता है। ठीक है, गैसेस में बहुत ज्यादा गैप होता है, लिक्विड में गैसेस से कम और सॉलिड से ज्यादा गैप होता है। लेकिन जो सॉलिड्स के एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो गैप होता है वो ना होने के बराबर होता है। तो जो साउंड है वो ज्यादा तेजी से पार्टिकल्स को अपनी जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रेवल पास करता है। तो उस वजह से जो साउंड है वो सॉलिड्स में ज्यादा क्विकली ट्रेवल करता है, साउंड सॉलिड्स में लिक्विड और गैसेस की निस्बत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड लैपलास करेक्ट द फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? लैपलास ने जो फार्मूला था स्पीड ऑफ साउंड का एयर में, उसको कैसे करेक्ट किया? तो लैपलास के मुताबिक साउंड प्रोपिगेट करता है एयर में तो वो फॉलो करता है एडियाबैटिक प्रोसेस, बॉयल्स लॉ नहीं करता। लैपलास के मुताबिक क्या था, हमने यही बताना है कि लैपलास ने करेक्ट कैसे किया था फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड का एयर में। तो लैपलास ने ये जज किया था, ये फाइंड किया था कि जो साउंड होता है प्रोपिगेट करता है तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा होता है, बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। He corrected Newton's formula by assuming that there is no heat exchange takes place as the compression and rarefaction takes place very fast. उसने न्यूटन फार्मूला को करेक्ट किया, ये अज्यूम किया कि हीट एक्सचेंज नहीं होती। हीट एक्सचेंज जो है वो टेक प्लेस नहीं हो रही होती एज द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन टेक प्लेस, कि जब कंप्रेशन या रेयरफैक्शन का प्रोसेस होता है तो वो इतना तेजी से होता है कि उसमें जो हीट एक्सचेंज हो रही होती है वो प्रोसेस नहीं हो रहा होता। तो जो टेम्परेचर है वो डज नॉट रिमेन कांस्टेंट एंड प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता, और जो साउंड प्रोपिगेट करता है साउंड वेव एयर में, तो उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस का नाम देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, What are the mathematical conditions of constructive and destructive interference? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास क्या मैथमेटिकल कंडीशंस हैं? तो पहली मैथमेटिकल कंडीशन जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है वो क्या होगी कि हमने दोनों में बेसिकली पाथ डिफरेंस अगर बता दिया तो पता चल जाता है कि मैथमेटिकल कंडीशन क्या है। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो मैथमेटिकल कंडीशन है उसमें पाथ डिफरेंस दो वेव्स के दरमियान डेल्टा एस इक्वल होगा एम लैम्डा के। एम की वैल्यू 0 हो सकती है, +-1, +-2, +-3, कोई भी वैल्यू हो सकती है अप टू सो ऑन। और जो मैथमेटिकल कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए उसमें पाथ डिफरेंस इक्वल होता है 2m+1 into λ/2, और यहाँ पर भी m की वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकती है। तो ये मेन डिफरेंस है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कि पाथ डिफरेंस की इक्वेशन है दोनों के लिए वो अलग अलग है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एस इक्वल टू एम लैम्डा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एस इक्वल टू 2m+1 into λ/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, by what factor would you have to multiply the tension in the string to double the wave velocity? By what factor would you have to multiply? किस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टेंशन को इन द स्ट्रिंग टू डबल द वेव वेलोसिटी को डबल करने के लिए? तो हमारे पास जो फार्मूला है वेलोसिटी ऑफ वेव का स्ट्रिंग में वो v इक्वल है √T/माइक्रो के, T/μ। अब v दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो v² इक्वल आ जाता है T/μ के, यानी कि T इक्वल टू v² μ। अब उसने क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी को डबल करें,
तो हम वेलोसिटी को डबल करके देख लेते हैं कि टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब v डबल है तो t प्राइम इक्वल हो जाएगा, v की जगह पर 2v पुट कर दिया इंटू म्यू, t प्राइम इक्वल टू 4v स्क्वायर इंटू म्यू। तो v स्क्वायर म्यू किसके इक्वल था, t के, तो इसकी जगह पर t आ जाएगा, यानी कि t प्राइम इक्वल आ गया t 4t के। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने वेलोसिटी को डबल किया था तो टेंशन कितना इंक्रीज कर गई, 4 टाइम्स। ये शो कर रहा है कि अगर हम टेंशन को 4 टाइम इंक्रीज कर दें तो जो वेलोसिटी है वो डबल हो जाएगी। अब चाहें तो जिस तरह मैंने किया है ऐसे कर सकते हैं, और दूसरा ये काम ये भी कर सकते हैं कि यहां पर जो v इक्वल टू अंडर रूट टी ओवर म्यू है, तो यहां पर v प्राइम इक्वल टू अंडर रूट टी की जगह पर 4t ओवर म्यू करके उसको सॉल्व करेंगे तो v हमारे पास 2v आ जाएगा। वहां से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब टेंशन 4 टाइम्स इंक्रीज होती है तो वेलोसिटी डबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई स्टैंडिंग वेव कैन नॉट ट्रांसफर एनर्जी। स्टैंडिंग वेव एनर्जी क्यों ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग वेव रुकी हुई वेव होती है, यानी कि वो खुद ट्रेवल नहीं कर रही, तो फिर कैसे वो एनर्जी ट्रांसफर करेगी। Unlike the traveling waves, the standing waves do not cause a net transport of energy. Traveling waves की तरह जो standing waves होती है वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, because the two waves which make them up are carrying equal energy in opposite direction. क्योंकि जो दो waves होती हैं which make them up are carrying equal energy in opposite direction. अब वो दो क्या होती हैं, जो स्टैंडिंग वेव हमारे पास आती है, दो इक्वल वेव्स का एड अप होती है जो इक्वल एनर्जी की होती हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो देयर इज नो ट्रेवल्स ऑफ वेव्स इन स्टेशनरी वेव्स एंड ईच लूप वाइब्रेट्स इन इट्स ओन प्लेस। और हर लूप क्या करता है, अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करता रहता है, तो इस वजह से जो एनर्जी है वो ट्रांसफर नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट हैपन्स टू द वेवलेंथ ऑफ ए वेव दैट पासेस फ्रॉम ए स्प्रिंग इनटू अनदर मटेरियल विद हायर लीनियर डेंसिटी लोअर लीनियर डेंसिटी। वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक वेव की वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जो कि पास करेगी एक स्प्रिंग से एक दूसरे मटेरियल में विद हायर लीनियर डेंसिटी एंड लोअर लीनियर डेंसिटी। यानी कि जब जो डेंसिटी है उस पे इफेक्ट हो तो वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट होगा। तो पहला हम ए पार्ट देखते हैं, जब हायर लीनियर डेंसिटी होगी तो व्हेन वेव्स पास फ्रॉम वन स्प्रिंग टू अनदर स्प्रिंग ऑफ हायर डेंसिटी देन स्पीड ऑफ वेव इज डिक्रीज्ड, एज ए रिजल्ट इट्स वेवलेंथ इज आल्सो डिक्रीज्ड। कि जब वेव पास करेगी एक स्प्रिंग से दूसरे स्प्रिंग में, हायर डेंसिटी के स्प्रिंग हो, तो उसमें जो वेव है वो डिक्रीज कर, स्पीड की जो वेव की स्पीड है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो उसके नतीजे में क्या होगा, वेवलेंथ इज आल्सो डिक्रीज्ड। और जब वेव पास करेगी एक स्प्रिंग से दूसरे स्प्रिंग में और वो दोनों क्या हैं, लोअर डेंसिटी के हैं, तो जो वेव स्पीड है वो इंक्रीज कर जाएगी और उसके नतीजे में क्या होगा कि वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, Does interference of two waves involve a loss of energy? Explain. Interference of waves जो होता है उसमें loss of energy होता है या नहीं। तो interference होता क्या है बेसिकली, interference एक ऐसा प्रोसेस है जो सुपरपोजिशन है दो वेव्स का जिनकी वेवलेंथ सेम हो, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी भी सेम हो। यानी कि इंटरफेरेंस दो ऐसी वेव्स का सुपरपोजिशन है जिनकी वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो इसका जब ऐसी वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो दो वेव्स ऐड अप हो जाती हैं और वो रिजल्टेंट वेव देती हैं जिसका एम्पलीट्यूड लार्ज होता है। और इसी तरह जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो दो वेव्स सेम वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड की आउट ऑफ फेज आती हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देती हैं।
अब डिस्ट्रक्टिव पॉइंट पे क्या होता है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे जब वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ और वो दो वेव्स ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया, तो जो एनर्जी है वेव्स की वो स्टोर्ड हो जाती है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, जिसने उस वेव की शेप को चेंज करके रख दिया है। तो इस तरह से टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, कोई लॉस नहीं होता एनर्जी में, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चाहे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स आर देयर इन स्टेशनरी वेव वाइब्रेटिंग विद n नंबर ऑफ लूप्स। के एक वेव है, स्टेशनरी वेव वाइब्रेट कर रही है n नंबर ऑफ लूप्स के साथ, तो उसमें कितने नोड्स होंगे और कितने एंटी नोड्स होंगे। तो अगर कोई वेव है और उस स्टेशनरी वेव है और उसमें n नंबर ऑफ लूप्स हैं, तो नंबर ऑफ नोड्स होंगे n+1 और नंबर ऑफ एंटी नोड्स होंगे n। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू नो अबाउट द डॉपलर शिफ्ट इन वेवलेंथ। डॉपलर शिफ्ट क्या होती है वेवलेंथ में, तो ये बेसिकली इफेक्ट होता है साउंड का, when the source is moving towards us, सोर्स मूव कर रहा है लिसनर की तरफ, the wavelengths are shifted to shorter wavelengths, तो जो वेवलेंथ होती है वो शिफ्ट कर जाती है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, और इसको हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट, therefore towards the blue, इसको ब्लू शिफ्ट का नाम देते हैं। और इसी तरह जब सोर्स मूव करता है अवे फ्रॉम दी सोर्स और अवे, सोर्स मूव करता है अवे फ्रॉम दी लिसनर और अवे फ्रॉम दी अस, तो क्या होगा, जो वेवलेंथ होगी वो शिफ्ट कर जाएगी लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, तो इसको हम रेड शिफ्ट का नाम भी देते हैं। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई द ईयर डज नॉट स्टिमुलेट बाय साउंड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम। जो ईयर है वो स्टिमुलेट, यानी कि हमारे कान को साउंड सुनाई क्यों नहीं देता जब सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा होता है। सिंपल पेंडुलम जब वाइब्रेट करता है तो उसके वाइब्रेट करने से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो हमें सुनाई क्यों नहीं देती। तो साउंड हेयर, हमारा कान जो साउंड सुन सकता है उसकी एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होनी चाहिए। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम की वो 20 हर्ट्ज से कम है, जिस वजह से साउंड हमें पेंडुलम का वाइब्रेट करते हुए भी सुनाई नहीं देता। इसका मतलब क्या है कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वाइब्रेशन की वजह से, सिंपल पेंडुलम की वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज में नहीं है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो इंसानी कान सुन सकता है। और जो सिंपल पेंडुलम से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है वो इस फ्रीक्वेंसी में एग्जिस्ट नहीं कर रही, इस वजह से हमें सिंपल पेंडुलम की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होने वाला साउंड सुनाई नहीं देता, और इस वजह से हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो जहां तक हमारे पास इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। मजीद एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।